नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे भरतपुर में जहरीले जाम के कोहराम की, जिसमें अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। फिर बात होगी करप्ट एसडीएम पर कसते शिकंजे की। दोनों भ्रष्ट एसडीएम को कोर्ट ने 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है। साथ ही दिखाएंगे मकर संक्रांति के दिन कैसे सियासतदान ने लड़ाए पेच। इसके अलावा बात होगी मरुधरा में वैक्सीन के वेलकम की, जहां जिलों में वैक्सीन का गर्मजोशी के साथ वेलकम किया गया। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। सबसे पहले बात करते हैं भरतपुर की, जहां पर जहरीली शराब ने ऐसा कहर बरपाया है कि 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर है। शराब कांड से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जहरीली शराब ने यहां ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि कई जिंदगियां असमय ही काल के गाल में समा गई, जबकि अस्पताल में कुछ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ये शराब कांड भरतपुर के रूपवास कस्बे के चकसामरी गांव में हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने शराब पी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस ने 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उनमें से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल में कलेक्टर नथमल डिडेल हालात का जायजा लेने पहुंचे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह की पुष्टि करने की बात कही जा रही है। एक व्यक्ति का कहना है कि यहाँ जो एडमिट संतोष है वो कहीं बार का शराब बेचने का कार्य करता है, तो पुलिस एक्ट और आबकारी अधिनियम के तहत इस पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस और जिला आबकारी अधिकारी चकसामरी पहुंचे हुए हैं। रेड भी वहां पर डाली जा रही है जहां पे इनकी सूचना मिली है। पोस्टमार्टम में शराब से मौत की पुष्टि हो गई है कि जिले में शराब के जहर ने पूरी तरह से पैर पसार लिए हैं। पहले भी कई बार जहरीली शराब मौत के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। आबकारी विभाग पर सवाल उठते हैं तो विभाग की ओर से शिकंजा कसने की कोशिश शुरू की जाती है, लेकिन अवैध शराब के सौदागर हर बार अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। सवाल ये कि आखिरकार 7 मौतों का जिम्मेदार कौन? वक्त रहते प्रशासन ने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं लगी अवैध शराब के कारोबार पर रोक? और सबसे बड़ा सवाल कि कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी? न्यूज 18 के लिए भरतपुर से प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट। दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25 जनवरी तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। एसीबी ने दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। पेशी के दौरान दोनों आरोपियों के परिजन भी कोर्ट के बाहर मौजूद थे। तो दोनों आरोपियों की पेशी के बाद एसीबी अधिकारियों से बात की हमारे संवाददाता राकेश गुसाई ने। एसडीएम को आज कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने क्या कहा? सर एक चीज बता दीजिए, कोर्ट ने क्या कहा है? 25 तारीख तक इनका जेसी रिमांड स्वीकार किया है। 25 तक जेसी भेजा जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन का कितना पार्ट रहा है? एफआईआर हो गई है क्या? हाँ, अभी एफआईआर के लिए हमने लिख दिया है, दर्ज हो जाएगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आप देख सकते हैं दोनों एसडीएम मौजूदा समय के अंदर यहाँ पर लाए गए, कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और इसके बाद कोर्ट ने सचिन गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए कि दोनों एसडीएमओ को 15 तारीख तक जेसी कर दिया जाए। बहरहाल इसके अलावा नीरज मीणा को भी कोर्ट के अंदर पेश किया गया है और कोर्ट ने उसे 2 दिन के पुलिस अभिरक्षा के अंदर भेजा हुआ। एसीबी 2 दिन तक उससे गहन पूछताछ करेगी, क्योंकि मनीष अग्रवाल पूर्व एसपी जो दौसा थे उनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन आंसर हैं जो कि नीरज मीणा से पूछे जाने हैं। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पारदर्शी तरीके से हो और इस तरीके के भ्रष्ट ऑफिसर सलाखों के पीछे आए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए अब आपको रिश्वत कांड की पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे 2 एसडीएम एसीबी के शिकंजे में फंसे।
ईमान बेचने वाले सावधान। रिश्वत ली तो पकड़े जाओगे। एसडीएम पर एसीबी का शिकंजा। एसडीएम दौसा पुष्कर मित्तल 5 लाख रुपए की रिश्वत रंगे हाथों लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। रिश्वत को जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाले 2 आरएस अफसरों पुष्कर मित्तल और पिंकी मीना को एसीबी ने 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। एसडीएम दौसा पुष्कर मित्तल 5 लाख रुपए की रिश्वत रंगे हाथों लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं और एसडीएम बांदीकुई पिंकी मीना ने 10 लाख की रिश्वत मांगी थी और 5 लाख आज डिलीवर करने के लिए कहा था। एसीबी के मुताबिक सड़क निर्माण का काम करने वाली एक कंपनी से दौसा के दोनों अफसरों ने घूस मांगी। कंपनी के पदाधिकारी लाचारी बताते रहे, लेकिन अफसर टस से मस नहीं हुए। एसडीएम बांदीकुई पिंकी मीना ने 10 लाख की रिश्वत मांगी थी और 5 लाख डिलीवर करने के लिए कहा था और उन्होंने कंपनी के ही जो लाइजन अफसर है उनकी कहा कि उनको आप दे दीजिए और उससे हम फिर ले लेंगे। इसके बाद पीड़ित ने एसीबी तक फरियाद पहुंचाई, जिस पर जयपुर एसीबी की टीम ने दौसा जाकर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पुष्कर मित्तल के खिलाफ कुछ दिन पहले ही नगर परिषद के कुछ पदाधिकारियों ने भ्रष्टाचार की शिकायतें की थी। दोनों अफसरों को पुष्कर मित्तल के सरकारी आवास पर ट्रैप किया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व विधायक दर्शन सिंह की अगुवाई में राजस्थान कांग्रेस के एक दल ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हुई मुलाकात में जिलों और क्षेत्र में संगठन के हालात पर चर्चा की गई। अजय माकन ने कांग्रेस पदाधिकारियों को एकजुट होकर चुनाव लड़ने के निर्देश दिए। कोई बात नहीं, बस मिलना था, साहब से टाइम ले रखा था, तो जब टाइम लिया तो थोड़ी जो राजनीतिक बात हैं, जो समस्या हैं, उनको अवगत कराने के लिए हम सब लोग। अब बात करते हैं कांग्रेस के हल्ला बोल की। कृषि कानूनों और तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कल किसान अधिकार दिवस मनाने की तैयारी में है कांग्रेस। कल राजभवन का घेराव किया जाएगा। कृषि कानूनों और तेल के बढ़ते कीमतों को लेकर कल हल्ला बोलने की तैयारी में है। किसान अधिकार दिवस कल कांग्रेस मनाएगी। राजभवन का घेराव करने की तैयारी में है कांग्रेस के नेता। कल सुबह 11 बजे सिविल लाइंस फाटक पर सभा भी होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि 3 कृषि कानून को लेकर हल्ला बोलने की तैयारी में अब कांग्रेस भी है। लगातार कार्यक्रम तो कांग्रेस कर ही रही है और कल तमाम राज्यों की राजधानी में राजभवन का घेराव करने की भी तैयारी है और ऐसे में कल जयपुर में भी राजभवन का घेराव करने की तैयारी है। सिविल लाइन पे सभा का आयोजन किया जाएगा। गोवर्धन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, कल क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है कांग्रेस का? राजभवन का घेराव करना है और क्या क्या कार्यक्रम हैं? कांग्रेस कल किसान अधिकार दिवस मना रही है और उसके तहत ही सभी राज्यों की राजधानियों में ये कॉल दिया गया है कि राजभवन का घेराव होगा। कल 11 बजे से जो सिविल लाइन फाटक है राजधानी जयपुर का, वहां पर कांग्रेस की सभा होगी। अब चूंकि राजभवन और आसपास के इलाके में धारा 144 लगी रहती है, इसलिए सिविल लाइन फाटक पर सभा और घेराव का कार्यक्रम ही राजभवन के घेराव का कार्यक्रम माना जाएगा। लिहाजा 11 से लेकर 2 बजे तक का ये कार्यक्रम है, जिसमें सभा में सारे वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। सभी मंत्री और कांग्रेस के विधायक मौजूद रहेंगे। नए जो पदाधिकारी बने उनको बुलाया गया है और जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद सहित पूर्व पदाधिकारी हैं, उन सबको भी इस घेराव कार्यक्रम में शामिल होने का कॉल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिया गया है। सीएम के अलावा प्रदेश प्रभारी अजय माकन है, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अजय माकन 11:15 बजे के आसपास जयपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। 11 बजे दिल्ली की से वो फ्लाइट से रवाना होंगे और 11:15 बजे जयपुर पहुंचेंगे। तो पूरे धरने के दौरान पूरा ये जो सभा है
इसमें अजय माकन भी मौजूद रहेंगे, वो सभा को संबोधित करेंगे और शाम को अजय माकन वापस दिल्ली चले जाएंगे। खास कार्यक्रम यही रहने वाला है कि जो केंद्रीय कृषि कानून और बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, उनके विरोध स्वरूप ये कल का कार्यक्रम रखा गया। फोकस कृषि कानूनों पर रहेगा और पूरे जो नेता हैं, कांग्रेस के सभी नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं को बोलने का मौका भी मिलेगा और निशाने पर केंद्र सरकार रहेगी, चाहे कृषि कानूनों का मामला हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का मामला हो। कांग्रेस लगातार पिछले 2-2.5 महीने से, जब से ये कृषि कानून संसद से पास हुए, उससे पहले ऑर्डिनेंस था, उस समय से ही लगातार अभियान छेड़े हुए हैं और इसी अभियान के क्रम में कल कांग्रेस ये बड़ा कार्यक्रम राजधानी जयपुर में करने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया गोवर्धन आपका तमाम जानकारी के लिए। शिक्षा सबके लिए महत्वपूर्ण है, यह कहना है सीएम अशोक गहलोत का। यह बात उन्होंने बांसवाड़ा में राजा बासिया भील की प्रतिमा का अनावरण के मौके पर कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा आदिवासी जिलों को मिला है और उनकी सरकार आदिवासी इलाकों के विकास में कोई कमी नहीं आने देगी। गांव में स्कूल हैं, कॉलेजेस, बांसवाड़ा के अंदर तो इंजीनियरिंग कॉलेज, डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रही है बांसवाड़ा सहित। नरेगा जो सोनिया गांधी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है देश को, उसको सबसे ज्यादा फायदा कहीं हुआ देश के अंदर तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोगों को हुआ। तो हमेशा ये कोशिश रही है कि इस इलाके का विशेष ध्यान रखा जाए और मैं समझता हूँ कि सोमकमल अमला हो, चाहे भिकाभाई का ब्रांच हो, जो काम हाथ में लिया गया है उनको पूरा करने के हमेशा प्रयास किए जाएंगे और जिस रूप में आगे चीजें कैसे बढ़े इस दिशा में कोई कमी नहीं रखेंगे। मैं करने को कटाई कहना चाहूंगा, आप तो एक ही पॉइंट ध्यान में रख लो, मुझे रतलाम से डूंगरपुर रेल लाइन को बिछवाना ही है। स्टेट गवर्नमेंट की वो स्थिति नहीं रही है कि हम लोग उसको पहले की तरह पैसा दे सके हैं, परंतु अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में आज की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, तो मैंने उनको भी याद दिलाया है कि रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन जो हमने तैयारी कर रखी थी, 250 करोड़ रुपए दे दिए थे, वो काम पूरा होना चाहिए, ये मैंने उनको भी रिक्वेस्ट करी है। कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सीकर जिले के लामपुआ गांव में शहीद महेश मीणा की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में पहुंचे सचिन पायलट ने कहा कि शेखावाटी वीरों की धरती है, त्याग और बलिदान इसके कण कण में है। उन्होंने समाज से शहीद परिवारों का ध्यान रखने की भी अपील की। शहीद महेश मीणा की प्रतिमा अनावरण के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गांव के सीनियर स्कूल का नाम वे शहीद के नाम पर करवाने के लिए जल्द सरकार से सिफारिश करेंगे। वीरांगनाओं को यहाँ बुलाया गया है, मैं बहुत आदर के साथ उन सभी वीरांगना। मकर संक्रांति के मौके पर प्रदेश में जमकर पतंगबाजी हुई। इस दौरान सियासतदान भी पीछे नहीं रहे, खूब पेच लड़े और साथ ही पतंगबाजी के बहाने सियासी वार भी हुए। किसने काटी पतंग? किसकी कटी पतंग? मकर संक्रांति पर सियासी पतंगबाजी। जब तक हम अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को मजबूत कर विजयी नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से विचार ऊंचाइयां छुए, उसी तरीके से भारत का विचार भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विचार के रूप में आगे स्थापित हो। पतंगबाजी का बहाना, एक दूसरे पर निशाना। जनसंघ से शुरू हुई बीजेपी की पतंग अब राष्ट्रवाद की ऊंचाइयां छू रही है। ये जो पतंग कटी है, ये बीजेपी की कटी है, आप मान लेना। पतंगबाजी में पॉलिटिकल वॉर। जी हां,
इधर उड़ा कभी उधर उड़ा, पास कभी दूर चला। पतंग की डोर सियासतदां के हाथों में, लिहाजा वो भी बेफिक्र उड़ चली है खुले आसमान में। बस देखते जाइए मकर संक्रांति पर सियासी पतंगबाजी। देखिए जरा सचिन पायलट की पतंगबाजी, मौका मकर संक्रांति का, तो वो भी पतंगबाजी में जुटे हैं। साथ ही पतंगबाजी में पॉलिटिकल वॉर करने से भी नहीं चूक रहे। मुझे लग रहा है कि हमारा सामूहिक लक्ष्य क्या है। आज आने वाले समय में चुनाव है, असम में चुनाव है, केरला में, बंगाल में, उन सब स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीत कर आए। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक हम अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को मजबूत कर विजयी नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। पतंगबाजी का मौका हो तो भला परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी कहां चूकने वाले हैं। लगे हैं पतंग उड़ाने में। कहते हैं अब बीजेपी की पतंग कटने ही वाली है। ये जो पतंग कटी है ये बीजेपी की कटी है, आप मान लेना। क्योंकि बीजेपी ने जो पाप किया है ना, इस देश के किसानों के साथ जो अन्याय किया है, तो भगवान इनकी पतंग परमानेंट काटेगा। पतंगबाजी में बीजेपी भी पीछे कहां है, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो या फिर अभी अभी बीजेपी में लौटे घनश्याम तिवारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी पतंगबाजी में हाथ आजमाए और कांग्रेस पर पॉलिटिकल वॉर भी किया। जनसंघ से शुरू हुई बीजेपी की पतंग अब राष्ट्रवाद की ऊंचाइयां छू रही है। इसलिए हमारी पतंग, बीजेपी की पतंग, ये जनता को समर्पित है और हमारी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से विचार ऊंचाइयां छुए, उसी तरीके से भारत का विचार भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विचार के रूप में आगे स्थापित हो। साफ है सियासी पतंगबाजी में खूब पेश लड़े और पतंगबाजी के बहाने पॉलिटिकल वॉर भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जयपुर में मकर संक्रांति के मौके पर अपने आवास पर प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने पतंगबाजी की। परिवार वालों के साथ आवास के छत पर पहुंचे मंत्री टीकाराम जूली कभी पतंग को ढील देते तो कभी उसे हवा से अपने कब्जे में लेते दिखे। मौके पर परिवार के सदस्यों के अलावा कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे टीकाराम जूली पतंगबाजी का लुत्फ उठाते दिखे। उधर चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे राठौड़ ने बच्चों के साथ पतंगबाजी की। पतंगबाजी के दौरान पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने उनकी चरखी पकड़ी। राठौड़ ने पतंगबाजी में अपना जौहर दिखाते हुए पेच भी लड़ाए। इस मौके पर राठौड़ ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति और पतंगबाजी दोनों का मेल अनादिकाल से है। इस उत्सव को पतंग उड़ाकर और मिष्ठान खाकर घर की छतों पर बच्चे और बुजुर्ग सब लोग उड़ाते हैं। परंपरागत रूप से हमेशा बच्चों के साथ पतंग उड़ाता रहा हूँ, बचपन में बड़ा शौकीन रहा हूँ। आज भी पतंग उड़ाकर बड़ा अच्छा लगा। हमारी संस्कृति के अंदर इन सब चीज़ों का पौराणिक महत्व है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात शुभ टीकाकरण की तैयारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूपवास एसडीएम ललित मीणा को एपीओ किया गया है। जहरीली शराब मामले में उन पर गाज गिरी है। मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अब गाजगिरी है उन पर। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर के रूपवास के एसडीएम
पर गाज गिरी है, उन्हें एपीओ कर दिया गया है। दरअसल जहरीली शराब पीने की वजह से 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और उस मामले में कोई भी कार्रवाई उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से अब उन पर ही कार्रवाई हो गई है और उन्हें एपीओ कर दिया गया है। ललित मीणा एसडीएम रूपवास के उन पर गाजगिरी है और उन्हें एपीओ कर दिया गया है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहरीली शराब मामले में गाजगिरी है, एपीओ किया गया है रूपवास के एसडीएम को और कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। तो प्रेम मीणा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या जानकारी है? कार्रवाई नहीं की, इसकी वजह से उन्हीं पर अब कार्रवाई हो गई है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा। दरअसल इस पूरे मामले में रूपवास के एसडीएम ललित मीणा ने कोई एक्शन नहीं लिया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने इस संबंध में एसडीएम को ज्ञापन भी दिया था कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद भी एसडीएम ने पूरे मामले में लापरवाही बरती और उसका परिणाम ये हुआ कि जहरीली शराब प्रकरण जैसा हादसा रूपवास में हो गया, जिससे 4 लोगों की जानें चली गई थी और जबकि 5 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इस मामले को गहलोत सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है और आज उनको एपीओ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, 1 सप्ताह के भीतर ये दूसरे आरएएस अधिकारी है जिनके खिलाफ राज्य सरकार ने एक्शन लिया है। इससे पहले जोधपुर के आरएएस अधिकारी अयूब खान को भी एक मामले में सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि एसडीएम को पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो आंख बंद कर रहे और पूरे मामले को उन्होंने गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल प्रेम, तो शायद उन्होंने अगर गंभीरता से मामले को लिया होता तो आज उन पर कार्रवाई नहीं होती और जो लोग जहरीली शराब से अपनी जान गंवा रहे हैं उन्हें अपनी जान न गंवानी पड़ी होती। और इसी बीच आपको बता दें, भरतपुर जहरीली शराब से मौत मामले में सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। संभागीय आयुक्त मामले की जांच करेंगे। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अन्य पीड़ितों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। पुलिस प्रशासन के लापरवाह अफसर जो हैं वो सस्पेंड होंगे। रूपवास के एएसआई और बीट कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसडीएम एपीओ किए गए हैं। भरतपुर के जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आबकारी अधिकारी और एनफोर्समेंट ऑफिसर राकेश शर्मा, बयाना आबकारी थाने के पेट्रोलिंग ऑफिसर रेवत सिंह राठौड़, बयाना आबकारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह को निलंबित करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अब हुई है भरतपुर में। गोवर्धन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, बड़ी कार्रवाई की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। देखिए, पूरे मामले में जिस तरह पहले स्थानीय प्रशासन ने ढिलाई बरती थी, चाहे एसडीएम हो चाहे आबकारी के अफसर हो, इन्होंने जिस तरह की लापरवाही बरती थी उस पर अब गाज गिराई गई है। सीएम अशोक गहलोत ने पूरे मसले में जो जिम्मेदार अफसर थे, चाहे वो आबकारी के हों चाहे पुलिस के हों, उन सबको सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। रूपवास के जो एसडीएम हैं उनको एपीओ कर दिया गया है, उनके आदेश ही जारी हो गए हैं। इसके अलावा बाकी अफसरों के आदेश भी, उनको निलंबित करने के आदेश जारी हो रहे हैं। इसके साथ ही जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए और बाकी जो इसमें जिनकी ज्यादा हालत खराब है उनको 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का फैसला भी किया गया है। इसके साथ ही इसकी जांच भरतपुर के संभागीय आयुक्त से कराने का फैसला किया गया है। जो सीमावर्ती इलाके हैं, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर अवैध शराब आती है, वो बताया जाता है कि यूपी बॉर्डर से स्थानीय जो पुलिस और प्रशासन है उसकी मिलीभगत से इसकी तस्करी होती है शराब की, और इसी वजह से इतने लोगों को जान गंवानी पड़ी है। क्योंकि अवैध शराब में न क्वालिटी कंट्रोल होता है, न कोई उसको कोई देखने वाला होता है, ऐसे में लोगों की जान पर बनी रहती है। लेकिन बिल्कुल गोवर्धन, तो अब यही वजह है कि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर पूरी तरीके से सख्त हैं और उन्होंने कार्रवाई के आदेश जो हैं वो दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कई मुद्दों पर चिकित्सा मंत्री से खास बात।